हाय गाइज, स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का अनुवाद करना, हिंदी वाक्यों की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना। देखते हैं, जैसे कि आप सभी ने पढ़ा है, प्रेजेंट यानी वर्तमान और इंडेफिनिट होता है निश्चित और टेंस होता है काल। वर्तमान निश्चित काल। पहचान आपने की थी मुख्य क्रिया से करते हैं हम टेंसों की पहचान, जैसे कि जाना, खाना, पीना, सोना, पढ़ना, ये सभी क्या है मुख्य क्रिया। ऐसे शब्दों में जब ता है, ती है, ते हैं जुड़ जाते हैं तो वह वाक्य फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाता है। ये सभी की पहचान में आ गया। जैसे कि राम प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ता है तो इसमें मुख्य क्रिया यानी जिससे काम का होना पता चल रहा है, पढ़ने से पता चल रहा है तो इसमें ता है जुड़ा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। पढ़ में ते है जुड़ा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। यहाँ पे जाता हूँ यानी जाने में ता हूँ जुड़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। ऐसे ही वह स्कूल जाता है, जाने में ता है जुड़ा हुआ है, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। तो इस तरह से हम जान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जब मुख्य क्रिया में ता है, ती है, ते है जुड़ता है तो ही मुख्य प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। जबकि यदि हम लिखें वह तोता है, वह तोता है, ये हम सीख गए कि तोता यानी तो में जुड़ा हुआ, तो कोई काम मुख्य क्रिया नहीं है, इसीलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा। तो आप बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे होते हैं। अब देखते हैं इनकी अंग्रेजी कैसे बनाई जाए। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि ये वाक्य जिनमें कुछ ना कुछ बताया जाता है वो पॉजिटिव वाक्य होते हैं। तो वे प्रतिदिन हिंदी पढ़ते हैं, राम प्रतिदिन हिंदी पढ़ता है, वे प्रतिदिन हिंदी पढ़ते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, वह अब स्कूल जाता है, तुम रोजाना बाजार जाते हो। तो डेढ़ इन सभी में कुछ ना कुछ बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है तो वाक्य कैसे हुए? जी हाँ, पॉजिटिव हुए। अब जो पॉजिटिव वाक्यों को इंग्लिश लिखना हम शुरू करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रम। कहाँ से हम शुरू करें? तो आप देख रहे हैं क्रम लिखा हुआ। सबसे पहले हम कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया लिखते हैं, फिर मुख्य क्रिया लिखते हैं, उसके बाद में कर्म की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर अन्य शब्द लिख करके फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये होता है आपका उन वाक्यों की अंग्रेजी बनाने क्रम जिसमें कुछ ना कुछ सूचना दी जाती है या जिनके बारे में कुछ बताया जाता है। अभी जैसे राम प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ता है तो इसमें बताया जा रहा है कि राम के कार्य के बारे में, इसलिए वाक्य पॉजिटिव हुआ, इसी क्रम में अंग्रेजी लिखी जाएगी। तो हमें देखना कि कर्ता की जगह कौन आए, तो हमें कर्ता पहचानना, जैसे कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि टेंस की पहचान और कर्ता की पहचान हम क्रिया से ही करते हैं। इसमें मुख्य क्रिया है पढ़ना, तो यहाँ पे हम कौन लगा करके कर्ता पहचानते हैं, कौन पढ़ता है, उत्तर मिलता है राम, इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हुआ? राम। तो कर्ता की जगह हमें राम को लिखना है। और उसके बाद में फिर सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया की बात करें तो ऐसे वाक्य जो सामान्य कथन होते हैं, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब हम बात करें, पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, तो इनमें कुछ कंडीशंस आएंगी। जैसे राम प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ता है, सामान्य कथन है। राम प्रतिदिन अंग्रेजी अवश्य पढ़ता है, तो यहाँ पे कंडीशन बदल गई, यानी अवश्य का मतलब मजबूरी होगी, उसकी पढ़ना है, बाध्यता होगी। राम प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ा करता है, वहाँ पर इसकी आदत होगी। और राम प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ सकता है, तो पढ़ सकता है यानी संभावना होगी। इसीलिए हम कहेंगे कि सामान्य कथन जो होंगे जिनमें कोई शर्त वाली बात नहीं आएगी तो उनकी अंग्रेजी लिखने में हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। तो नियम क्या होगा कि सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया लिखेंगे, फिर कर्म लिखेंगे और अन्य शब्द। कर्ता की अंग्रेजी लिखी जाती है केवल, और कर्म की भी अंग्रेजी लिखते हैं, अन्य शब्दों की भी अंग्रेजी लिखते हैं। नियम किसके लिए हो? सहायक क्रिया के लिए और मुख्य क्रिया के लिए। देखते हैं नियम। क्रम पता चलने के बाद हमें पता है नियम। जब कर्ता की अंग्रेजी लिखने के बाद में हमें उसका पर्सन नंबर पता करते हैं तो नियम याद आ जाता है। कर्ता यदि थर्ड पर्सन हो और एक वचन हो तो सहायक क्रिया कुछ नहीं लगाएंगे सामान्य कथन में, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसमें एस या यस जोड़ देंगे। उसके बाद कर्म की अंग्रेजी, उसके बाद अन्य शब्दों की अंग्रेजी लिख देंगे। फिर देखते हैं अगर थर्ड पर्सन का एक वचन ना हुआ तो क्या करें? उसे हम अन्य मान करके अन्य सभी कर्ताओं के साथ, यानी थर्ड पर्सन एक वचन को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ में हम सहायक क्रिया सामान्य कथन में प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन मुख्य क्रिया की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म केवल लिखी हुई है, उसके बाद में कर्म, फिर अन्य शब्दों की अंग्रेजी लगा करके स्टॉप लगा देंगे, फुल स्टॉप। जैसे कि अभी हमने देखा राम प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ता है, तो सबसे पहले इसमें कौन पढ़ता है? राम। तो हमने राम की अंग्रेजी लिख दी, देख रहे हैं यहाँ पे RM राम। अब राम का हमने पर्सन देखा, तो पर्सन जैसा कि आप सभी को पता है, एक बार फिर से देख लीजिए। P फॉर पर्सन। अगर देखें फर्स्ट तो आपने पढ़ा होगा I और V, तो यहाँ राम नहीं है। फिर देखते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में होता है दाऊ और यू, दाऊ और यू, यहाँ भी राम नहीं है, तो राम कहाँ होगा? फिर बचता है थर्ड पर्सन, तो दोनों में नहीं मिलता है तो थर्ड पर्सन में है, तो राम कहाँ हुआ? थर्ड पर्सन में। अब यदि हम देखें राम को तो राम कितने वचन है? तो राम हम देख रहे हैं राम शब्द से अकेले होने का पता चल रहा है, इसलिए एक वचन हुआ।
तो राम थर्ड पर्सन के एक वचन है, तो मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना। तो पढ़ने की अंग्रेजी रीड। अब हम रीड में देख रहे हैं एस जुड़ा हुआ है, तो डी एस पता चल गया होगा, यहीं तक नियम है। उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, मुख्य क्रिया आ गई रीड्स। उसके बाद में आएगा कर्म। कर्म देखें तो कर्म भी हमें क्रिया से ही पता चलेगा। क्रिया में हमने कर्ता के लिए कौन लगाया था, कर्ता के लिए हमने कौन लगाया था, कौन पढ़ता है। और कर्म के लिए हम लगाएंगे क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है। तो क्या पढ़ता है? अंग्रेजी। इसलिए यहाँ पे हमने अंग्रेजी को थोड़ा काटे देते हैं, हिंदी करते हैं। हिंदी, हिंदी तो यहाँ देख रहे हैं आप रीड्स हिंदी। और यदि ऑब्जेक्ट होता क्या पढ़ता है, अंग्रेजी उत्तर आता, तो इसकी जगह क्या कर देंगे? इंग्लिश। आपको मिस्टेक समझ में आ गई होगी। क्या मिस्टेक हुई? ऑब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे अंग्रेजी लिखा हुआ था और यहाँ हमने ऑब्जेक्ट लिया हिंदी, तो वाकई गलत हो सकता था, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए हैं। अंग्रेजी काट के हिंदी कर दो या हिंदी काट के अंग्रेजी, तो ऑब्जेक्ट की जगह हिंदी या अंग्रेजी की अंग्रेजी लिख देंगे। हिंदी की अंग्रेजी हिंदी होती है और अंग्रेजी की हिंदी इंग्लिश अंग्रेजी होती है। हिंदी की अंग्रेजी हिंदी होती है, जबकि अंग्रेजी की अंग्रेजी इंग्लिश होती है। इंग्लिश और बचा अन्य शब्द। अन्य शब्द यानी कर्ता क्रिया कर्म को छोड़ करके क्या बचा? प्रतिदिन। प्रतिदिन की अंग्रेजी डेली। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है वे प्रतिदिन हिंदी पढ़ते हैं। तो कौन पढ़ते हैं? वे की अंग्रेजी दे। अब दे का पर्सन देखें, तो पर्सन के लिए फर्स्ट में गए हम आई और वी, दे यहाँ भी नहीं है। सेकंड में देखें तो द और वी, दे यहाँ भी नहीं है। तो पता चल गया होगा दे कहाँ है? दे है थर्ड पर्सन में। दे कौन से में? थर्ड पर्सन। अब देखते हैं वचन कितने हैं। तो दे मीन्स वे से हमें कितना पता लग रहा है? एक या एक से ज़्यादा? क्या देख रहे हैं? एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा के लिए मैंने यहाँ पर दो लिख दिया है, यानी बहुवचन। दो का संकेत आप समझ जाएंगे, बहुवचन है। थर्ड पर्सन का जब बहुवचन है तो वहाँ पर क्या लिखेंगे? रीड। रीड में हमने एस काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि थर्ड पर्सन के एक वचन को छोड़कर अन्य सभी के साथ, तो थर्ड पर्सन का बहुवचन भी अन्य में चला गया। अन्य सभी के साथ केवल हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्या दे के साथ फर्स्ट फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट वही आता है, क्या पढ़ता है वो? यहाँ पे हिंदी। ऑब्जेक्ट आ गया हिंदी, तो हिंदी की अंग्रेजी हिंदी। अब अन्य शब्द क्या बचा? प्रतिदिन। प्रतिदिन का अंग्रेजी डेली। अब हम इसी तरह से देख सकते हैं कि नेक्स्ट वाक्य, मैं स्कूल जाता हूँ। तो मैं स्कूल जाता हूँ, मैं की अंग्रेजी करता कौन जाता हूँ? मैं। सब्जेक्ट वो मैं आई के बाद में जाने की अंग्रेजी गो। अब यहाँ देखें तो आई एक वचन है लेकिन फिर भी गो है। उसका कारण है पर्सन, क्योंकि आई थर्ड पर्सन का एक वचन नहीं है। आई को अगर देखें तो पर्सन में कहाँ आ जाता है? फर्स्ट पर्सन के एक वचन में ही आ जाता है आई, इसलिए आई के साथ गो का प्रयोग हुआ है।